बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका रवि यूपीसी फैक्ट्री में। और हम लोग हाजिर हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का टॉपिक हमारा है जनगणना। पिछले क्लास में जनरली हम लोग जनसंख्या पर बात कर चुके हैं, जनसंख्या से संबंधित जितने भी शब्दावली उस पर बात कर चुके हैं, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत पर भी बात कर चुके हैं। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर है सब कुछ। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत में हम बहुत डिटेल में बात की, माल्थस का सिद्धांत, इसके साथ जो भी सिद्धांत जनरली अगर देखें तो वेस्ट का सिद्धांत। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत, उस पर बहुत डिटेल से बात की। उसके फेज पर भी बात कर चुके हैं। और फेज के साथ ये भी देखें कि किस प्रकार से, जैसे मोदी जी का घोषणा है कि 2047 तक फाइनली हमारे देश को जो विकासशील इंडिया, इसे विकसित इंडिया बनाना है, तो उसके क्या क्या आयाम होंगे। हम लोग इस आधार पर अगर उस क्लास को आप देख लेते हैं जनसंख्या अनुकूलतम का सिद्धांत, तो उसके आधार पर इस टाइप के अगर मेंस में सवाल बनते तो उसका आंसर लिखा जा सकता है। हम लोग बहुत डिटेल से बात की, एकदम अलग तरीके से, और ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च के बाद ऐसा क्लास को तैयार किया जाता है। चलिए, तो अभी की क्लास में बात करें तो अभी की क्लास जनरली है जनगणना। और जनगणना में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ने का जो आयाम होगा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जनगणना क्या है। तो जनगणना क्या है, तो छोटी सी बात है, आपको पता है जनगणना क्या है, लेकिन इसके बाद देखेंगे हम लोग जनगणना क्यों किया जाता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है। और इसी के क्यों के आंसर के साथ साथ हम देखेंगे जनगणना का इतिहास। तो जनगणना के अगर इतिहास की बात करें तो जनगणना का इतिहास हम दो क्रम में देखेंगे। एक जनगणना का इतिहास विश्व में, और फिर हम जनगणना का इतिहास देखेंगे भारत में, ठीक है। और भारत को भी हम दो पार्ट में देखेंगे। एक देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व, और फिर देखेंगे स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता पश्चात, पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इसी को स्वतंत्रता के पश्चात करते करते हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच जाएंगे, 2011 में। तो 2011 का आंकड़ा हम देख लेंगे। फाइनल भी 2021 का आंकड़ा आया नहीं है, इसलिए 2011 के आंकड़ा से एग्जाम में सवाल बनेंगे, ठीक है। तुम लोग बहुत ध्यान से देख ले तो सारा टॉपिक हमारा यही आयाम है टॉपिक पढ़ने का, हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या जनगणना क्या है। तो जनरली देखिए, जनगणना मतलब जन मतलब लोग, और गणना मतलब उसकी गिनती करना, यानी किसी निश्चित भूभाग में जो निवासित लोग हैं उसे आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर, या फिर कई लिंग के आधार पर हो सकता है, साक्षरता के आधार पर हो सकता है। फाइनली इसी का जो गणना वही जनगणना है। जनगणना का संबंध है कि जनगणना क्या एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान हमें जनसंख्या के बारे में पता चलता है। फिर उसे हम अपनी आसानी के लिए योजना बनाए, तो योजना में संसाधन के आवंटन के लिए हम उसे कई रूप में बांट देते हैं, जैसे साक्षरता के आधार पर, लिंग के आधार पर, अनुसूचित जाति के आधार पर, अनुसूचित जनजाति के आधार पर, ऐसे हम बांट देते हैं ताकि हमें एक निश्चित आंकड़ा, एक सटीक आंकड़ा प्राप्त हो, फिर हम अपने संसाधन का या फिर योजना का क्रियान्वयन कर सके। तो पॉइंट हमारा कंप्लीट है। तो जनगणना क्या है, जनगणना क्यों है, इंपॉर्टेंट बात है जनगणना क्यों है। तो चलिए, ये भारत हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इतना पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनगणना क्यों। तो दुनिया में जनगणना इसलिए आया, जैसे एक नॉर्मल अगर देखें तो एक मान लीजिए किचन है, या फिर आपके घर में, अपने घर में देखिए, तो घर में जनरली जब खाना बनता है तो मम्मी अक्सर देखती है घर में कि कौन कितना कितना रोटी खाएगा, एक आंकड़ा लगा लेते हैं ताकि खाना बर्बाद ना हो। ऐसा होता है, मान लीजिए कहीं से आपको इन्विटेशन आ गया, तो इन्विटेशन खाने के लिए आप घर से जब बाहर जाते हैं, भोज खाने के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में मम्मी देख लेती है कि कितने लोग घर से बाहर जाएंगे, कितने लोग घर में होंगे, उसी के अनुसार खाना बनाती है। क्योंकि किचन में उतना ही संसाधन का प्रयोग किया जाएगा जितने लोग घर में खाने वाले होंगे, ताकि संसाधन का अनुचित आवंटन न हो, उचित आवंटन हो। संसाधन उतने ही बटे जितना घर में लोग हैं, उतना ही लगे। तो कहीं ना कहीं घर में भी लोगों की संख्या आवश्यक होती है। मान लीजिए कोई योजना बना घर में, जैसे मान लीजिए पार्टी, तो पार्टी में हम लोग एस्टिमेट तय करते हैं कितने लोग आएंगे, शादी में एस्टिमेट तय करते हैं कितने बाराती आएंगे, ठीक है। और बिहार की शादी की अलग बात है, बाराती की चर्चा होती है 250 आ जाता है 500, ठीक है, तो उसमें एस्टिमेट गड़बड़ा जाता है। तो वही समझें बात को कि एस्टिमेट बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग हैं उसके हिसाब से कितना संसाधन हम यूज करेंगे। या फिर मान लीजिए कि किसी स्कूल में 5 बच्चे, किसी स्कूल में 250 बच्चे हैं, तो योजना कहाँ काम करना चाहिए, योजना कहाँ बनना चाहिए, जहाँ 250 बच्चे हों, जहाँ आबादी ज़्यादा हो वहाँ रूल रेगुलेशन होना चाहिए। तो जनगणना सबसे पहली बार हुआ था स्वीडन में 1749 में। इसलिए जनगणना किया गया क्योंकि वहाँ स्वीडन में जितने भी लोग थे, जैसे स्वीडन बहुत विकसित देश है, हैप्पी इंडेक्स में 1 नंबर पे आता है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे स्वीडन सबका हैप्पी इंडेक्स बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है, खुशहाल देश। तो ऐसे देश में जो लोग हैं वो काफ़ी खुश है, तो वहाँ संसाधन का उचित आवंटन होता है, संसाधन ठीक से बढ़ते हैं, योजना जो बनती है योजना पर बहुत गहरे तरीके से काम होता है। तो ऐसे परिस्थिति में देश के विकास के लिए योजना बनाना जरूरी है, नीति निर्माण की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक क्रिया होती है। तो प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सब कुछ नीति निर्माण, योजना, प्रशासनिक
इसके अलावा सरकारी कार्यक्रम जो भी हैं वो आराम से किसी देश में बहुत ठीक से अप्लाई हो सके, इसीलिए जनसंख्या का पता होना बड़ा जरूरी है। तो जनसंख्या क्यों पता करते हैं? जनसंख्या का पता किया जाता है समुचित या फिर कहते हैं सुशासन के लिए। जनसंख्या का पता क्यों करते हैं? सुशासन के लिए। सुशासन का क्या मतलब? सुशासन का मतलब बहुत बेहतरीन सुव्यवस्थित शासन को सुशासन कहते हैं, जिसमें करप्शन बिल्कुल ना हो। अरे समझ में, ये सुशासन। तो जनगणना क्यों? तो जनगणना क्यों तो बताइए, सुशासन के लिए, सुशासन के लिए जनगणना है। इसके साथ बात करें तो योजना बेहतर तरीके से लागू हो, ठीक है। नीति निर्माण, योजना के अंतर्गत क्या होता है? नीति निर्माण, वो बेहतर तरीके से लागू हो। संसाधन का उचित आवंटन हो, संसाधन का क्या हो? उचित आवंटन हो। संसाधन का उचित आवंटन, इसलिए क्या करते हैं? जनगणना बनती है। मतलब मेन क्या है? सुशासन के लिए क्या है? जनगणना, ठीक है, किया गया। तो जनगणना कहाँ किया गया तो देख लेते हैं। जनगणना कहाँ किया, लेकिन हाँ, भारत में जनगणना सुशासन के लिए नहीं किया गया। प्राचीन प्रारंभ में देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं। तो विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में। कहाँ हुई? स्वीडन में। कब हुई? तो 1749 में, याद रहेगा। तो विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई स्वीडन में, और स्वीडन के बाद स्वीडन जब यहाँ जनगणना हुई तो जनगणना के कारण जो योजना का जो अप्लाई हुआ, फिर नीति निर्माण हुआ, प्रशासनिक क्रियाकलाप को तो बहुत बेहतर हुआ, और स्वीडन के जो हैप्पी इंडेक्स से भरने लगे। स्वीडन में बहुत अच्छी स्थिति आ गई, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत परिपक्व होने लगा। तो इसके परिस्थिति को देखकर अमेरिका ने भी, कौन? अमेरिका ने भी क्या किया? ठीक है सब कुछ, हाँ। इसकी परिस्थिति को देखकर अमेरिका ने भी 1790 में, ठीक है, 1790 में जनरली उसने क्या किया? जनगणना वो भी शुरू किया अमेरिका। यानी दुनिया में विश्व में सबसे प्रथम जनगणना शुरू करने वाले देश कौन सा है? स्वीडन। और दूसरा देश कौन सा? अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका 1790 में जनगणना शुरू किया, लेकिन अमेरिका में जो ये जनगणना था वो नियमित रूप से जारी किया गया, और इसे कहा गया दशकीय जनगणना। मतलब वो क्वेश्चन पूछे कि जनगणना सबसे पहले किसने शुरू किया? तो स्वीडन ने। लेकिन दशकीय जनगणना मतलब 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना सबसे पहले किसने लागू किया? तो अमेरिका ने। पॉइंट कंप्लीट है, कहीं कोई सवाल है? नहीं। अब इसके बाद देखिए, तो अमेरिका के बाद, अमेरिका में जब ये चीज़ लागू हो तो आपको पता होगा इंग्लैंड सबसे पहले देखता है, ठीक है। इंग्लैंड सबसे पहले झांकता है दूसरे देश में कि कैसे काम कर रहा है, और दूसरा देश अगर किसी योजना को अप्लाई करके आगे बढ़ गया तो अंग्रेज वही करता है। अमेरिकी क्रांति में देख लीजिए, अमेरिका में जब शासन करना था तो इंग्लैंड पहले नहीं गया, पहले नॉर्मल पुर्तगाली को ये सब जितने भी है, मतलब स्पेनिश सबको भेज दिया, उसके बाद फिर इंग्लैंड बाद में गया, ठीक है। कहीं भी भारत की स्थिति देख ले तो भारत में भी हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। तो याद रखना है चीज़ें कि पहले दूसरे देश पर देखता है कि हाँ वह योजना काम करे या नहीं, फिर इंग्लैंड जाता है। तो जब ये देखा कि दूसरे देश में काफ़ी काम करा तो 1801 में इंग्लैंड ने, कब? 1801 में इंग्लैंड ने क्या किया? जनगणना शुरू किया। और इंग्लैंड जनगणना का शुरू किया, फिर इसके नीति निर्माण काफ़ी बेहतर हो गया, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड में काफ़ी ग्रोथ होने लगा। तो ये सब जितने देश आपको दिख रहा है, स्वीडन दिख रहा है आपको, अमेरिका दिख रहा है आपको, इंग्लैंड दिख रहा है आपको, ये सब जितने देश आपको दिख रहे हैं सब सुशासन के लिए, बेहतरीन शासन के लिए क्या किया? जनगणना शुरू किया। कोई डाउट नहीं है। जब इंग्लैंड में जनगणना चीज़ हुई तो जनगणना काफ़ी इफेक्ट दिखने लगा जनगणना का। इससे लोगों की आंकड़ा पता चलते कि लोग कहाँ कितने कितने टैक्स दे रहे हैं। तो चूँकि इंग्लैंड को टैक्स भारत में वसूलना था, तो इंग्लैंड अपने देश में सुशासन के लिए जनगणना शुरू किया, लेकिन भारत में शासन के लिए, कह सकते हैं क्रूर शासन के लिए, या भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए भारत में उसने वो जनगणना शुरू किया। तो इसके बाद 1801 के बाद अगर देखें तो भारत में जनगणना होती है। कहाँ? भारत में। तो अब हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे भारत में जनगणना। क्या पढ़ेंगे? भारत में जनगणना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत में जनगणना। तो भारत में जनगणना पढ़ने के लिए हमने बहुत आराम से चीज़ें समझ में आ रही। भारत में जनगणना देखने के लिए हमने इसे 2 भाग में बांटा था, एक स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। हम उसे देख लेंगे ठीक से। हम देख लेते कि आखिर अंग्रेज को क्यों लगा भारत में जनगणना करनी चाहिए। तो एक तो अपने देश में अप्लाई कर चुका था ये। दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि अंग्रेज अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, जैसे मैं कह रहा हूँ किसी घर को बर्बाद करना, जैसे देखते हैं कभी, जैसे मान लीजिए किसी का घर है, बहुत प्यारा सा घर है, उस घर में संस्कार है पूरा। जैसे आप देख लीजिए कुछ पुराना मूवी है, जैसे सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर, ठीक है, और ठाकुर साहब जो हैं, वैसे देख लीजिए पुराना कोई मूवी देख लीजिए, तो एक बहुत परिवार, एकदम बहुत प्यारा सा परिवार होता है जिसमें पूरा आदर भाव है, पूरा सच्चाई पर घर चल रहा है। बाहर लिखा होता है सावित्री सदन, मतलब इसके अंदर खूब सुंदर सा एकदम संस्कार चल रहा है, बड़ा प्यारा परिवार चल रहा है। अगर आप चाहते हो उस घर को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसका जो वंश है या फिर उस घर का जो कल्चर है उसको आप डैमेज कर दीजिए।
उसके घर का जो संस्कार उसको डैमेज कर दीजिए। ठीक है, सुनील दत्त साहब बहुत अच्छे आदमी थे, सुनील दत्त साहब जो बॉलीवुड के हीरो थे, बहुत अच्छे आदमी, लेकिन उनका बेटा संजय दत्त, ठीक है, देखे भी हैं मूवी संजू मूवी। ठीक है, एक आदमी जो अपने एक जीवन में कई जीवन जी चुका है संजय दत्त, तो दोस्ती कारण उसका कल्चर खराब तो फिर उन पर दाग धब्बा, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखिए, तो अगर आप चाहते हैं किसी देश को बर्बाद करना चाहते हैं तो उसकी विरासत को, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, देश बर्बाद हो जाएगा। समझ पा रहे इस बात को। तो उसी प्रकार अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा, किसी देश को जानने के लिए आप उसके किसी देश की अगर संस्कृति को बर्बाद करना तो पहले संस्कृति को समझना होगा। तो संस्कृति को समझे कैसे? तो संस्कृति को समझने के लिए उसका जो पुराना ग्रंथ होगा, जो पुराने साहित्यिक स्रोत होंगे, उसे पढ़ना होगा, उसके हेरिटेज को, कल्चर को देखना होगा। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में जितने भी भारत में जितने भी विरासत वाले स्थल थे उसका खुदाई करवाना चालू किया, और उसके साथ ही भारत के जितने पुराने साहित्यिक स्रोत थे उसे पढ़ना चालू किया। हालांकि वो जटिल संस्कृत में थे, क्लिष्ट संस्कृत में, तो उसे पढ़ना तो संभव नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी इसके पुराने साहित्यिक स्रोत थे उसे अंग्रेजी में अनुवाद कराना चालू किया, और अंग्रेजी में अनुवाद कराया तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे भारत के बारे में पता चला। क्या ठीक है सब कुछ? मजा आ रहा है? चलिए, तो भारत के बारे में पता चला तो कुछ ऐसे पुस्तक, जिस पुस्तक में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद है चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अच्छा, इसके बाद एक पुस्तक है जिसे कहते हैं आइन अकबरी, हालांकि इसका नाम अकबरनामा है। बोलिए, अकबरनामा। और अकबरनामा का एक पार्ट है जिसे कहते हैं आइन ए अकबरी। आइन मतलब होता है तस्वीर, नहीं कहते हैं आईना, आइन मतलब तस्वीर, और ए अकबरी मतलब अकबर का तस्वीर। ये पुस्तक को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आइन अकबरी किसने लिखा है, तो याद रखिएगा अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने। ठीक है, अब समझिए ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में भी, चूंकि ऋग्वेद में आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक मूवी देखेंगे आप लोग, बहुत फेमस मूवी, जो नहीं देखे एक बार जरूर देखिए, शूद्रा द राइजिंग स्टार। उसमें आप देखेंगे तो देखें जनरली। और बता दो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा है, और पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जब ये लोग शासन करते थे तो याद रखिए शूद्र की संख्या अधिक थी और ब्राह्मण की संख्या कम, क्षत्रिय की संख्या उससे अधिक, ऐसे थे। ब्राह्मण की संख्या, क्षत्रिय की संख्या, वैश्य की संख्या और शूद्र की संख्या। शूद्र की संख्या बहुत अधिक थी, तो उस समय भी जनगणना की प्रथा थी, उस समय भी जनगणना होते थे। आपको याद होगा सभा समिति ऐसे विदत ऐसे थे जिसमें जनगणना होती थी, जिसमें वोट डाले जाते थे। तो कहीं ना कहीं कौन राजा बनेगा, इस टाइप की चीज़ें नहीं आ रहा समझ में। तो कहीं ना कहीं जनगणना उस समय भी होती थी, और उस समय जनगणना होने का मेन मकसद ये था कि लोग ये जानना चाहते थे कि उस समाज में कितने शूद्र हैं, ताकि अगर आप समझिए कि किसी भी समाज में, जैसे कार्ल मार्क्स का भी कथन है कि एक कोई अगर समाज है, कोई अगर राज्य है, तो उस राज्य में एक पूंजीपति वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है। एक शोषित होता है, एक शोषक वर्ग होता है। शोषक वर्ग मुट्ठी भर होते हैं, और जो शोषित वर्ग होते हैं वो मतलब उनका बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, झुंड होता है। और जब कभी बीच में बगावत होते होते, जब ये शोषण करते रहते हैं, तो शोषण करते करते एक समय शोषित वर्ग का जमीर जाग उठता है, फिर वो बगावत करता है और एक समय उस मुट्ठी भर शोषक वर्ग को नष्ट कर देता है। ठीक है, और इसलिए दास कैपिटल, जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें उन्होंने कहा है कि मजदूरों, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उठो और संघर्ष करो, जिसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मतलब है साफ साफ कि तुम उठो, और जो पूंजीपति वर्ग है उसे राज ही सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए राजा और ब्राह्मण, जो ऋग्वैदिक काल में देख लीजिए, राजा जो था, शूद्रा द राइजिंग स्टार से बहुत चीज़ें प्रेफरेंस आपको मिलेगा, तो रेफरेंस मिलेगा आपको। तो शूद्रा द राइजिंग स्टार में जो राजा है और ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ है। वो इसके पक्ष में विरोध में नहीं बोलेगा, इसके विरोध में नहीं बोलेगा, पक्षधर होंगे सब। और जो नीचे कुल के लोग हैं शूद्र, उसका तो काफ़ी शोषण हो रहा है। तो उस समय ऋग्वेद में भी पता किया जाता है कितने शूद्र हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके विरोध में आवाज़ न उठाए, उसे आप शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि याद रखिए शिक्षा हमेशा सवाल करती है, शिक्षा हमेशा अपने हक के लिए लड़ती है। ठीक है, जनरली कई लोग ऐसे विद्वान मानते भी कि अब स्थिति जो शिक्षा की खराब हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीति इसका बहुत बड़ा अंग है। राजनीति चाहती है कि शिक्षा ना दो, क्योंकि शिक्षा नहीं देगा तो कहीं देखिए दुनिया में अपंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक अपंग, एक होता है मानसिक अपंग। जैसे जो आप खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व आप लेते हैं, पोषक तत्व आपके शारीरिक अपंगता को दूर करते हैं और शिक्षा आपके मानसिक अपंगता को। लेकिन सरकार आज शिक्षा की स्थिति इतना खराब कर दी, बुनियादी जो समझ है शिक्षा का, जो बुनियादी स्तर इतना डैमेज कर दी है कि लोग शिक्षा से काफ़ी दूर चले गए। शिक्षा का समझ ही नहीं है, और शिक्षा है नहीं, तो जिसके पास शिक्षा नहीं वो एक ही काम करते हैं, सरकार के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ठीक है, क्या रैली में? ठीक है,
अब समझिए, तो आप जिंदाबाद समझिए चीज़ को, कोई मतलब नहीं है, कुर्ता फटा हुआ है, पैंट सटा हुआ है अजीब सा, और दिल्ली में है ना एकदम खरा, अब उसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, तो स्थिति पूरा डैमेज। अब सोचिए शूद्र की भी स्थिति यही थी, संख्या बहुत ज़्यादा, आप चाहते हैं कि वो मानसिक अपंग हो जाए तभी तो आपकी बात मानेगा। वशीकरण समझिए, वशीकरण, वशीकरण में क्या होता है, हिप्नोटाइज, वशीकरण में क्या होता है कि आपको मानसिक रूप से अपंग, ठीक है, जो जैसा बोलेगा आप वही सुनेगा, माई बाप सरकार ऐसे कीजिएगा, आप मेरे भगवान है, अन्नदाता है, जो पुराने जमाने में ठाकुर के साथ होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपंग है तभी तो, जब देखते हैं कोई बच्चा शहर जाता है पढ़ के आता है, मांझी द माउंटेन मैन, जब कोई शहर से आता है पढ़ के जाता है, पढ़ के आता है फिर से पता चलता नहीं, ये सब तो बेकार की बातें हैं, कोई गैप नहीं है, सब बराबर सब बराबर। सुने मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखिए, उसमें सब बराबर, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उठा बजाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझिए, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके नीचे दबा रहे तो आप उसे शिक्षा मत दीजिए, तभी तो नमः शिवाय बोलने पर जीभ काट दिया जा रहा है। आज भी दलितों की स्थिति बहुत डैमेज है। एक राजस्थान की घटना है अभी, जो एक मतलब क्या बोल, ऐसे शिक्षक कहलाने का हक ही नहीं है, उन्होंने क्या किया, एक बच्चा बस मटका से पानी पी लिया, बच्चा को मारते मारते मार दिए। ऐसी स्थिति हर 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है राजस्थान की, ठीक है। तो आज भी स्थिति बहुत खराब है। तो मेनली वो लोग चाहते हैं क्या, जो मेरा वर्चस्व है बना रहे, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मतलब छोटे दलित हैं, छोटे जाति के लोग हैं, वो फाइनली क्या, इसकी संख्या ज़्यादा थी, अगर शिक्षा नहीं देंगे तो मानसिक अपंग हो जाए, फिर मैं जैसा बोलूँगा वैसा सुनेंगे। तो कहने की जनगणना तो ऋग्वेद में भी था, कर प्रणाली ऋग्वेद में भी था, आपको याद है ऋग्वेदिक काल में कर प्रणाली था जिसे बलि कहते थे, अरे समझ में। उसका देखिए अर्थशास्त्र में भी कहीं कहीं अगर देखें तो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, तो उसमें जो सप्तांग सिद्धांत है, तो एक राज्य को चलाने के लिए 7 अंग चाहिए, तो 7 अंग में कर्ण प्रणाली की भी चर्चा है, और कर्ण प्रणाली मतलब कर प्रणाली टैक्स सिस्टम ठीक से लागू, इसलिए जनगणना जरूरी है। तो अर्थशास्त्र में भी चाणक्य अर्थशास्त्र में भी जनगणना की व्याख्या है। आप ये भी जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कहीं की राजनीतिक व्यवस्था निशासन व्यवस्था की पुस्तक है, अरे समझ में। मेगास्थेंज की इंडिका भी शासन व्यवस्था की पुस्तक है। आपको बता दूं अकबरनामा में आइन ए अकबरी जो है प्रशासनिक व्यवस्था की पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी किससे संबंधित है, तो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। और एक किसने लिखा है, अबुल फजल ने। अकबरनामा कहीं पाठ अगर पूछे अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने। इस पुस्तक में भी कर संरचना की चर्चा है, क्योंकि प्रशासन क्या करती है, टैक्स वसूलती है। तो टैक्स की चर्चा, और टैक्स को वसूलने के लिए क्या चाहिए, जनगणना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा अच्छा ओ माय गॉड, अगर इसको जनरली जब पुराने समय में भी अगर टैक्स जनसंख्या से वसूला जाता था, कितनी जनसंख्या कितना टैक्स देगा इसका अनुपात निकाला जाता था, तो मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। तब जाके अंग्रेज ने भारत में जनगणना शुरू किया। तो भारत में जनगणना शुरू करने के 2 कारण थे अंग्रेजों को। पहला एक कारण था कि मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ अगर कम जनसंख्या के लोग रहते, क्योंकि जनगणना से भी तो पता चलता है कि कहाँ ज़्यादा लोग हैं कहाँ कम लोग हैं। तभी तो देखिए जनगणना से ही जनरली आपको क्या लगता है, जो नगर पालिका वगैरह जो बोर्ड लगवाते हैं सड़क पे कि घनी आबादी क्षेत्र धीरे जाएँ, ठीक है, मतलब 2 पहिए वाहन 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाइए, उसके बाद जो भी चीज़ें लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जाके घर घर में चेक करता है कि नहीं। जनगणना के सेंसेक्स से जो सेंसस है उससे पता चलता है कि अच्छा इतने लोग रहते हैं यहाँ, और जब चूंकि घनी आबादी क्षेत्र है, 1 किलोमीटर में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जो क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ वाहन को बहुत स्लो चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। तो सेंसस से पता चलता है। जनगणना को क्या कहते हैं, सेंसस कहते हैं। तो सेंसस से सब कुछ पता चलता है। नहीं आ रहा समझ में? तो फाइनली तो देखिए जहाँ जनसंख्या अगर जनगणना करेंगे तो पता चलेगा किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, किस क्षेत्र में जनसंख्या कम है। और जनसंख्या ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रशासन ज़्यादा टाइट रहेगा, तभी तो विद्रोह नहीं होगा। क्योंकि विद्रोह एक बरसाती घाव जैसा होता है। बरसाती घाव समझते हैं कि एक जगह हुआ पूरा शरीर में फैल जाएगा, उसे बरसाती घाव कहते हैं। तो विद्रोह एक बरसाती घाव जैसा होता है। एक बार अगर विद्रोह शुरू हो गया तो बरसाती घाव जैसा पूरा साम्राज्य में फैल जाता है। ठीक है, जैसे समझिए कोई आदमी आपके सामने बहुत तनासा है, बहुत तरह से मोदी जी का तुलना कई बार हिटलर से किया जाता था। ठीक है, तो सोचिए अगर एक बार उनसे पहले मतलब फाइनल अगर लगा कि सरकार बहुत तनाशा है तो कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन एक किसी ने विरोध कर दिया और सरकार ने जवाब नहीं दिया तो फिर लगातार विरोध चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझना है कि अगर अंग्रेज का विरोध कोई एक व्यक्ति कर देता था तो बाकी व्यक्ति भी चालू हो जाते। इसलिए अंग्रेज ने सोचा कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट कर दें कि लोग विद्रोह ना कर पाए। तो इसलिए पता होना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा लोग रहते, कहाँ कम लोग पे कम प्रशासन, ज़्यादा लोग पे ज़्यादा प्रशासन। इसीलिए जनगणना करना आवश्यक पड़ा। मतलब भारत में अंग्रेजों ने शोषण के लिए जनगणना किया, शासन के लिए नहीं। अरे समझ में, सुशासन के लिए नहीं, शोषण के लिए। कोई डाउट है क्या? नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट है पूरा। चलिए तो अब हम फाइनली क्या देखने वाले हैं, तो अब हम देखेंगे फाइनली भारत में जनगणना। हाँ कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। पक्का एकदम ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए तो अब बताते रहिए तब तक। सबसे पहले 20 में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? 10 की जनगणना सबसे पहले कहाँ हुई, कब हुई? 1790 में। इंग्लैंड में जनगणना कब हुई? जनगणना कराने का प्रथम उद्देश्य 20 में क्यों था? सुशासन के लिए। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने जनगणना क्यों करवाया?
कुशासन के लिए या फिर शोषण के लिए, शासन शोषण, ठीक है। अब देखिए भारत में जनगणना, तो भारत में अगर जनगणना की बात करें तो भारत में जनगणना जो है कितने रूप में पढ़ना में, 2 रूप में, कितने रूप में, 2 रूप में। एक हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता पश्चात, ठीक है, और एक क्या देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व, आ रहा है, ठीक। एक क्या देखेंगे हम स्वतंत्रता पूर्व, हाँ, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, हाँ कोई डाउट है। तो स्वतंत्रता से पूर्व आप समझ गए किसके लिए जनगणना हुई थी, शोषण के लिए, पूछे कुल मिला के तो गुलाम बनाने के लिए, गुलाम लंबे समय तक बनाया जा सके, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल है कि किसने किसने स्वतंत्रता से पूर्व कब कब हुआ। तो मैं बता दूं सबसे पहले एक व्यक्ति थी जिनका नाम आप सुने होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का, ठीक है, एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी मुझे लग रहा है डाउन हो गया, एनर्जी है, चलिए बताइए। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का विकुटन किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने कब किया था, 1837 में। और आपको बता दूं ब्राह्मी लिपि खास बात है, लेफ्ट से राइट लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि, और खरोष्टी लिपि राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, इस बात को याद रखना, बीपी सवाल पूछा हुआ यहाँ से। चलिए, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले याद रखना 1824 ईस्वी में, कब, 1824 ईस्वी में, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है सब कुछ, हाँ जेम्स प्रिंसेप ने कब 1824 ईस्वी में सबसे पहले जनगणना किया। 1824 में कहाँ की, तो इलाहाबाद में, नहीं समझ में कोई डाउट है, 1824 में। उसके बाद एक बात और याद रखना है 1826 या 27 में, 1826 से 27 में, चूंकि ये दिसंबर में शुरू हुआ था और मार्च तक चला था, इसलिए याद रखना है कि 1826 से 27 में इन्होंने कहाँ जनगणना किया, बनारस में, चूंकि याद रखना है आपको कहाँ, बनारस में। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि अवध में दोनों पार्ट आता था, तो ये जनगणना इसलिए हम लोग जब एग्जाम में जब आपसे सवाल पूछेगा तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में नहीं पूछा जाता समानता, हालांकि आरएएस में पूछा गया सवाल है, इसलिए नहीं पूछा जाता कि यह पूरे भारत की जनगणना नहीं थी, एक खास क्षेत्र की जनगणना थी। क्योंकि जेम्स प्रिंसेप का मानना ये था कि वैसे क्षेत्र जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ की जनगणना की जाए, पूरे क्षेत्र की नहीं, ठीक है। या फिर लोग कहते हैं कि हाँ प्रयोग करने के लिए, जैसा ना कि भारत में कैसी होगी, तो इस बात को एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जनगणना करवाया, क्या कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम देखें तो जेम्स प्रिंसेप के बाद 1824 में हो गया, उसके बाद बात करें तो 1800 उसके बाद 30 में, हाँ याद रखना है समय, 1824 के बाद 1830 में जनगणना करा, उनका नाम था वाल्टर, हेनरी वाल्टर, ठीक है, हेनरी वाल्टर। लेकिन ये जब जनगणना के तो वहाँ से वाल्टर, वहाँ से बांग्लादेश, याद रखिएगा। तो ये जनगणना हुई थी बांग्लादेश में, उस समय जो भारत में, बांग्लादेश जो भारत में ही हुआ करता था, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका, ठीक है, क्या है, ढाका, ठीक है, और यहाँ की मुद्रा टाका, ठीक है। तो ढाका समझ रहे हैं, तो ढाका में क्या हुआ कि जनगणना हुई, चूंकि पूरे बांग्लादेश की जनगणना हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है पूर्ण जनगणना, चूंकि इसमें देखिए जो अवध वाला क्षेत्र में तो पूरा अवध की जनगणना नहीं हुई थी, पूरा बांग्लादेश को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्ण जनगणना। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पूर्ण जनगणना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1830 में। किसने किया था, हेनरी वाल्टर ने, किसने, इसका पूरा नाम है हेनरी वाल्टर। कंप्लीट है। 2 सवाल है, जल्दी बता दीजिए। पहला जवाब दीजिए कि भारत में सबसे पहले जनगणना इलाहाबाद में किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। 2 जगह किया था, 1826 में इलाहाबाद में, दूसरी बात 1824 में इलाहाबाद में, 1826-27 में बनारस में, ठीक है। बनारस आप जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन शहर है, जो काशी के नाम से प्रसिद्ध है। अरे समझ में। इसके बाद अगर देखो तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और वाल्टर ने सबसे पहले 1830 में जनगणना किया। उसके बाद याद रखना है जॉर्ज फोर्ट, जॉर्ज फोर्ट, इन्होंने याद रखना 1830 के बाद 1837 में, ठीक है, ये जनगणना करना चाहे जॉर्ज फोर्ट। तो जब जॉर्ज फोर्ट जनगणना करना चाहे तो ये सोचे कि जनगणना क्षेत्रीय होना चाहिए, पूरे क्षेत्र का नहीं, एक खास क्षेत्र का, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ लोग टैक्स देने की क्षमता रखते हो, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हो तो प्रशासन प्रॉपर्ली ज़्यादा घनीवादी क्षेत्र हो। तो चूंकि जनगणना से घनीवादी क्षेत्र पता चलता है, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि फिर भी एक आइडिया हो ना कि कहाँ लोग रहते हैं, बस्ती जहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ क्या करेंगे, फाइनली हम लोग जनगणना करेंगे। तो एक जेम्स प्रिंसेप से मिलने, तो जेम्स प्रिंसेप उस समय 1837 का समय है, तो उस समय अशोक के अभिलेख यानी ब्राह्मी लिपि के अभिलेख, खरोष्टी अभिलेख को विकुटन कर रहे थे, तो इनके पास एक टीम भी हुआ करता था, ठीक है। आप जानते हैं कि विकुटन करने में इनका हेल्प अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी किया था, याद है सब कुछ, हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में, बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो इनके चूंकि इनके पास समय नहीं था और इसमें बहुत समय चाहिए, तो ये आइडिया लेने गए थे, तो जेम्स प्रिंसेप साहब इनका हेल्प नहीं कर पाए। तो जॉर्ज फोर्ट साहब वापस आए, और जैसे वाल्टर ने
जनरली जनगणना किया था वाल्टर से हेल्प लेके, और जैसे वाल्टर ने पूर्ण जनगणना किया तो इसी प्रकार से पूर्ण जनगणना कर दिए। तो क्वेश्चन पूछे जनगणना के बारे में अगर पूछे तो सबसे पहले जनगणना किसने, तो जेम्स प्रिंसिप ने, उसके बाद किसने, वाल्टर ने, उसके बाद किसने, जॉर्ज फोर्ट ने 1830 में। कैसी जनगणना, तो याद रखना आपको पूर्ण जनगणना। हाँ, कोई सवाल है, कोई डाउट? ऐसी डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप गूगल जो भी है चीज़, गूगल हालांकि होता नहीं कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपको कहीं ऐसा डिटेल नहीं मिलेगा। आप एक बुक से आप कभी नहीं सीख सकते। जनरली देखिए, एक मिथ है, एक लाइन बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी लाइन भी है, बुरी लाइन है नहीं, कि जितने भी टॉपर सब कहते हैं कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ जाओ। लेकिन आपको प्रॉपर एक बार में ही 10 बुक जैसा ज्ञान मिल रहा है, तो आप इसे लीजिए और इसे बार बार रिवाइज कीजिए, तो बात वही हो गई। ठीक है, तो सबसे बेस्ट याद रखना कि एक बात हमेशा याद रखना है, आप शांति की नहीं क्रांति की आवश्यकता है, और इससे बेहतर कहीं नहीं, इससे बेहतर कभी नहीं। तो बहुत आराम से आप मेरे कंटेंट को देखिए, आपका कंटेंट 100% कंप्लीट होगा, इससे बाहर कोई एग्जाम में सवाल हो ही नहीं सकता है। चलिए चला जाए ठीक से, इतना पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जॉर्ज फोर्ट ने जब 1837 में कर दिया जनगणना, तो उसके बाद 1837 के बाद 1849 में जो भारत सरकार हुआ करती थी, हालांकि हम लोग अंग्रेज को ही भारत सरकार कहते थे, तो भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि चूंकि ये जितने भी जनगणना हो रही, इस जनगणना के फायदे अधिक हो रहे हैं, जहाँ अधिक जनसंख्या वहाँ ज़्यादा प्रशासन काम करे, फिर लोग विद्रोह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्रोह को दबाया जा सकता है। चूँकि देखिए, आपको ये भी याद होगा कि 1857 की क्रांति को जनरली वो भारत में इसलिए फैल गई क्योंकि 1857 की क्रांति को दबाया इसलिए गया क्योंकि आपको पता है कि उस समय तक रेलवे का विकास हो गया था, और रेलवे का विकास हो गया था तो बहुत जल्दी प्रशासन, भारत के किसी क्षेत्र में दंगा होता था और टेलीफोन की भी व्यवस्था हो चुकी थी, तो बहुत जल्दी सूचना मिल जाता था, और बहुत जल्दी प्रशासन, जो अंग्रेज सैन्य बल होते थे, और बहुत आसानी से वहाँ पहुँच जाते थे, विद्रोह को दबा देते थे। ठीक है, तो चूंकि विद्रोह को दबा देते थे, समझने इस बात को, इससे पहले भी विद्रोह हो रहे थे। 1857 की क्रांति का विद्रोह बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बात का नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है, तब समझिए हाँ बात का है, बात का भी है। तो 1849 तक भारत सरकार ने कहा कि अगर हमें किसी जगह का ये पता हो जाए कि जनसंख्या पता हो जाए तो हम प्रशासन ज़्यादा भेज देंगे, तो फिर वहाँ विद्रोह होने की संभावना कम है, और टैक्स भी आसानी से वसूला जाता है। तो जितने भी प्रांतपति थे भारत सरकार के अंतर्गत, जितने भी प्रांतपति थे, प्रांत समझते हैं ये किसी खास क्षेत्र को प्रांत कहते हैं, या फिर सामान्यतः राज्य को प्रांत कहा जाता है। तो जितने भी प्रांत थे उस सभी प्रांत को ये कहा गया, जितने भी जगह थे उस जगह के जितने भी अधिपति थे, जो सत्ताधारी थे, मालिक थे, उसे कहा गया कि 5 साल में आप, प्रत्येक 5 साल पर आप जनगणना करके रिपोर्ट हमें दीजिए, ताकि अपना काम हम कर सकें। 1849 तो ये चीज़ें होने लगा। 1849 के बाद अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हुआ भी नहीं भी, क्योंकि 1849 के बाद याद रखिए 1871 में, पता है 1871 में जमशेदजी टाटा ने जनगणना करवाया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत के कौन से उद्योगपति थे जिन्होंने जनगणना कराया, तो जमशेदजी टाटा इसलिए जनगणना कराया कि चाहते थे, भारत में उद्योग का विकास करना चाहते थे। तो कहाँ घनीवादी क्षेत्र, आप ये भी जानते हैं, एक सवाल पूछा गया है, ये लाइन को 5 बार अभी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और लोग गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में या फिर किसी भी देश में ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होने की संभावना है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में, दूसरा उद्योग वाले क्षेत्र में, तीसरा सेवा क्षेत्र में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। उद्योग क्षेत्र में, जहाँ उद्योग ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। अरे समझ में, तभी तो आप देखते हैं मार्केट है, फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री वाले जोन में लोग ज़्यादा काम करने जाते हैं। ठीक है, परिवार को लेकर शिफ्ट हो जाते हैं। औद्योगिकरण में देखिए, जो इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण शुरू हुआ, वहाँ इसलिए जनसंख्या घनत्व बढ़ गया था। तभी तो इंग्लैंड की एक ये भी तो कारण है कि इंग्लैंड ने औपनिवेशिक नीति क्यों अपनाई, इंग्लैंड ने दूसरे देश पर क्यों कब्जा किया, क्योंकि इंग्लैंड के पास रहने के लिए भूभाग कम गया था, उसके पास कच्चा माल कम था। ठीक है, दूसरा बात है कि वो समझता था कि ईश्वर ने मुझे शासन करने के लिए भेजा है, ये भी नीति था। इंग्लैंड के पास ये भी तो समस्या थी कि इंग्लैंड के पास भूभाग कम गया था। ठीक है, तो अपने भूभाग के लिए, चूंकि इंग्लैंड में फैक्ट्री बहुत ज़्यादा, तो फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जाहिर सी बात आप जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री तो सामान कम बिकेगा, तो उसे बेचने के लिए भी नए नए मार्केट चाहिए थे। तो इन सब कारणों से भूभाग कम होना भी बहुत एक खास मुद्दा है इसमें, इसलिए इंग्लैंड ने दूसरे देश पर कब्जा किया। इस तरह पॉइंट समझ रहे हैं। तब यहाँ अगर हम समझने की बात करें तो 1871 इटली का कहना आपको याद आ रहा होगा, तो उसी समय जमशेदजी टाटा ने फाइनली क्या किया, जनगणना करवाया। तो भारत के एकमात्र उद्योगपति जिन्होंने जनगणना किया, तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। उसके बाद बात अगर करें तो 1871 के बाद 1872, ये हमारा आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1872। तो 1872 में जनरली अगर देखें तो 1872 में ये सब जितने सब स्वतंत्रता से पूर्व है, क्योंकि स्वतंत्रता कब हुई, 1947 में। तो 1872 में बात करें तो 1872 में खास व्यक्ति था जिसका नाम है म्यो। ठीक है, और म्यो जो बात है तो म्यो को इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, जिस रिजल्ट से क्या हुआ, जनगणना के कारण, जो जनगणना के परिणाम उन्हें काफ़ी अच्छा देखने को मिला, इसलिए 1872 में म्यो ने
जनगणना कराया, और जनगणना याद रखिएगा इस बात को, जनगणना जब इन्होंने कराया तो देखिए अभी तक जितने जनगणना हुए थे इसमें एक ये भी रिपोर्ट देखा जाता था कि अच्छा किस प्रकार से जनगणना में जनसंख्या बढ़ रही है। तो अगर मान लीजिए कि एक वर्ष से अगर दूसरे वर्ष का तुलना करें तो उसे कहा जाता है तुल्यकालिक जनगणना। तुल्यकालिक जनगणना, जैसे मैंने कहा कि 2001 में जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, माल्थस के अनुसार 2011 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो माल्थस का सिद्धांत है दुगना हो जाती है जनसंख्या। तो 2001 में जब 1 लाख है तो 2011 में कितना हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, दुगना जनसंख्या। तो हमने तुलना करके बताया, ऐसी जनसंख्या को कहा जाता है तुल्यकालिक जनगणना। तुल्य मतलब तुलना करना, कालिक मतलब समय के साथ, और जनगणना जनगणना। तो ये याद रखना, मेयो ने किसी से तुलना नहीं किया था, एकदम स्वतंत्र रिपोर्ट प्राप्त किया था, इसलिए इसे कहते हैं गैर तुल्यकारी जनगणना, गैर तुल्यकालिक। तो क्वेश्चन पूछे कि भारत में प्रथम, अच्छा एक बात और, इससे पहले जितने भी जनगणना हुए वो किसी खास देश, कुछ खास भाग के हुए, पूरे भारत के जनगणना कोई नहीं हुआ है। अगर 1871 की बात करें जमशेदजी टाटा, तो पूरे भारत में नहीं करेंगे जनगणना, एक खास के झारखंड वाले क्षेत्र हो गए, आप ये भी याद होगा, कलकत्ता वाले क्षेत्र हो गए जहाँ उद्योग स्थापित कर सके, वैसे जगह पर जनगणना कराएं। तो अभी तक जितने भी जनगणना हुए ये सारे जनगणना किसी भी स्तर पर पूरे भारत में नहीं हुए, पूरे भारत में नहीं हुए, याद रखना है, नहीं हुए, इस पर ज़्यादा जोर देना है, किसी खास क्षेत्र में हुआ है, आ रहा समझ में। लेकिन 1872 में लॉर्ड मेयो ने जो जनगणना कराया वो गैर तुल्यकालिक जनगणना के साथ साथ पहली बार पूरे भारत में हुआ था, पूरे भारत महाद्वीप में हुआ था, आ रहा समझ में, पूरे भारत महाद्वीप में हुआ था, पूरे भारत महाद्वीप में हुआ था। इसीलिए यही एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ, क्योंकि इससे पहले भारत में तो हुआ लेकिन पूरे भारत में नहीं हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे प्रथम जनगणना कब हुआ, तो याद रखना 1872 में किसने कराया था, तो लॉर्ड मेयो ने। नहीं आ रहा समझ में, लॉर्ड मेयो ने। और उस जनगणना को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गैर तुल्यकालिक जनगणना। कोई सवाल है क्या, नहीं आ रहा समझ में। अब इसके बाद 1872 के बाद, चूंकि इसका रिपोर्ट भी बहुत पॉजिटिव देखने को मिला, तो इसके बाद 1872 के बाद याद रखना कि 17 फरवरी 1881 में, ठीक है, एक बहुत हैंडसम व्यक्ति, जनरली मतलब अंग्रेज में बहुत खूबसूरत व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर अंग्रेज की बात करें, अंग्रेज में 2 व्यक्ति का नाम हमेशा खूबसूरत में लिया जाता है, एक विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विश्व युद्ध के टाइम पे, नाम सुनेगा विंस्टन चर्चिल, ठीक है, और एक व्यक्ति लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन उस समय याद रखें 17 फरवरी की बात करें तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, और वैलेंटाइन डे जो भी वो लोग हैं, मतलब इंग्लैंड वाले लोग वैलेंटाइन डे इसलिए मनाते हैं कि रिश्ता को ताज़ा कर सके। जनरली होता है कि हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो त्यौहार इसलिए मनाते हैं, त्यौहार की जनरली एक तो है कि चलिए धार्मिक आस्था होगी, दूसरी बात त्यौहार का जो वैज्ञानिक कारण लोग बताते हैं, फिर सामाजिक कारण है कि त्यौहार में जितने लोग जहाँ जहाँ गए हुए हैं वो त्यौहार में एक साथ मिलते हैं, और मिल के फिर से प्रेम भाव बढ़ता है, तो त्यौहार का ये भी एक पर्पस होता है। तो इंग्लैंड में जितने भी त्यौहार हैं, वैलेंटाइन डे वगैरह सब इंग्लैंड का त्यौहार होता है, तब रिश्तों को ताज़ा करने के लिए ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो कहा क्या जाता है कि 1881 में इन जो कौन थे, लॉर्ड रिपन इनकी एक प्रेमिका थी। तो 14 फरवरी को, हालांकि जनगणना इन्हीं के आदेश से शुरू हो चुका था कि लेकिन 14 फरवरी को वो भारत में इन करते हैं अपने प्रेमिका के साथ, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम जनगणना किसने किया था, मेयो ने भारत में, और उसके बाद पूछे कि प्रथम नियमित जनगणना किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने। तो 1881 में 17 फरवरी को क्या करते हो, आते हैं वैलेंटाइन डे मना के, अपने प्रेमिका के साथ आते हैं। और इनकी जो प्रेमिका है वो प्रेमिका स्टैटिक्स की, मतलब स्टैटिक्स समझते हैं, संख्या की, तो सांख्यिकी की बहुत बड़ी जानकार है। सांख्यिकी की जानकारी, स्टैटिक्स की जानकारी का मतलब हुआ कि वो आंकड़ा से किसी भी विश्लेषण तक पहुंच सकती है, तो इतनी बड़ी जानकार थे। उन्होंने इसे रिपन को गाइड किया कि देखो जो तुम जनगणना करा रहे हो, लेकिन बिना जनगणना कराए भी आइडिया हो सकता है कि जनगणना कितनी होगी। जैसे आपको बता दो 2021 की भी जनगणना नहीं हुई, लेकिन आप गूगल पर सर्च कीजिए 2021 में भारत की जनसंख्या कितनी है, तो आपको बता देगा। कैसे, तो हर बार क्या होता है कि जब तक अभी तक जितने रिपोर्ट आए हैं वो रिपोर्ट एक, देखिए दुनिया में किसी चीज़ का विकास, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, किसी प्रकार का विकास किसी न किसी रेशियो में होता है। इसलिए गणित में कैलकुलेशन पड़ता है किस रेशियो में विकास हो रहा है, किस रेशियो में घटोतरी हो रही है, इसलिए कैलकुलेशन पढ़ना पड़ता है, जिसे कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एरिथमेटिक मतलब होता है अंक, और प्रोग्रेशन मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी अंक के आधार पर हमें ये जानेंगे कि प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, इज नोन एज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर प्रोग्रेशन अगर गुणात्मक हो रहा है, कई गुना के रूप में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। माल्थस के सिद्धांत में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं। हालांकि गणित का बहुत खास कॉन्सेप्ट होता है, कहते हैं कि गणित इतना खूबसूरत विषय है कि दुनिया की किसी चीज़ का जवाब आप गणित से दे सकते हैं।
आइंस्टीन इतने बड़े बने हैं, फिजिक्स का रीज़न नहीं है। फिजिक्स तो हमने कहा, फिजिक्स के आंसर को भी गणित से निकाला जाता है, केमिस्ट्री के आंसर को भी गणित से निकाला जाता है, बायोलॉजी के भी बहुत ऐसे तथ्य है जिसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित का एक अलग रूल है, तो सांख्यिकी क्या है, गणित है, ठीक है। तो प्रेमका ने बताया कि देखो, रिपन को बताते कि देखो अगर तुम एक निश्चित अनुपात में देखो, मतलब पीछे जितने भी जनगणना हुए हैं अगर उसे तुम तुलना करते हो तो तुम्हें ये पता चले कि जनसंख्या कितनी आएगी। तो जब रिपन ने कहा अच्छा ठीक है बताओ कैसे, ये सब होती है प्रेमिका, ये सब जो ना सही रास्ता दिखा है। तो इसमें रिपन ने बताया अच्छा बताओ कैसे, तो फाइनली एक पता हुआ। और ये प्रेम जो ये थी जो भी, तो इसने बता दिया पूरा रिसर्च करके बता दिया कि अच्छा इसी के आसपास जनसंख्या आएगी भारत की, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। चूंकि तुलना करके हुआ इसलिए इसे तुल्यकालिक जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? तुल्यकालिक जनगणना, तुल्यकालिक जनगणना। और इसने सुझाया कि बेहतर है, चूंकि याद रखिए चूंकि स्टैटिक्स से और अमेरिका में पहले हो चुका था, तो इसी की रिपन की प्रेमका ने सुझाया कि देखो, और एक बात और, एक इसके मासी का लड़का मौसेरा भाई, एक मौसेरा भाई था जिसका नाम था WC प्लाउडेन। आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये चलिए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो ये जो इसने गाइड किया कि देखिए होता क्या है, जनगणना जब हुआ तो जनगणना में खास स्टैटिक्स के जानकार की आवश्यकता थी। तो एक मासी का लड़का था जिसका नाम क्या था, WC प्लाउडेन। अब यहाँ नेपोटिज्म पे मत जाइएगा, नहीं जनरली होता है क्या है कि वास्तव में बहुत ऐसे अधिकारी ईमानदार होते हैं, लेकिन बीबी के सामने तो किसी का नहीं चलता है। तो होता है जितने भी अधिकारी बने, देखिएगा जितने भी अधिकारी बने हैं वो सबसे पहले बीबी का मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, इधर उसको सबसे पहले जॉब दिलाता है, क्योंकि वो चाहता है, वो जानता है कि अगर उधर शांति रहेगी तो मेरे जीवन में शांति रहेगी। शांति जरूरी है, ठीक है, लेकिन याद रखना है शांति जरूरी, लेकिन अब शांति की नहीं अब क्रांति की जरूरी है, ठीक है। चलिए ठीक है सब कुछ। अब याद रखें WC प्लाउडेन को एक उसमें पद दिया जाता है, और पद क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्टैटिक्स का जानकार हो, और एक पद दिया जाता है जिसका नाम क्या है, उस पद का नाम है, पद का नाम बताइए, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। बहुत अच्छा, जनगणना आयुक्त। अंग्रेजी में से कहते हैं महापंजीयक को कहते हैं रजिस्ट्रार्ड, ठीक है, रजिस्ट्रार्ड एंड सेंसस कमिश्नर। हाँ, रजिस्ट्रार्ड एंड सेंसस कमिश्नर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला, हम लोग कभी लुसेंट पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, तो यही सेंसर सब आता है। तो भारत में अगर क्वेश्चन पूछे भारत में प्रथम महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो याद रखना ये कौन होता है, तो जनगणना करने वाले जो सबसे उच्च अधिकारी है तो उसे कहा जाता है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। तो कौन थे, तो उनका नाम था WC प्लाउडेन। कौन था, तो रिपन के बीबी का मौसेरा भाई, ठीक है, स्टैटिक्स का बहुत बड़ा जानकार था, तो इसे बना दिया गया फाइनली। और हुआ क्या, उसमें जनगणना, तुल्यकालिक जनगणना, और रिपन की प्रेमिका और WC प्लाउडेन ने कहा कि देखिए अगर फाइनली देखिए अभी तक जो जितने भी आंकड़ा थे वो आंकड़ा एक्यूरेट नहीं है। देखिए 24 के 6 साल बाद हो रहा है जनगणना, 7 साल बाद हो रहा है, फिर देखिए क्या साल बाद हो रहा है, ठीक है। उसका देख लीजिए 71 में हो रहा है, 72 में हो रहा है जनगणना। तो इस टाइप की जनगणना हो रही, कोई एक्यूरेट है, मतलब कोई सीक्वेंस में जनगणना नहीं हो रही, फिर भी हम लोग लगभग जनसंख्या तक पहुंच गए। तो अगर आप निश्चित जनसंख्या तक अगर चाहते हैं कि अगर सही आंकड़ा प्राप्त हो, हम पहले अनुमान लगा ले कि अभी कितना जनगणना होने वाली, कितनी जनसंख्या होने वाली है, तो आपको नियमित जनगणना करना होगा। और तब जाके 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई, तो जो प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाएगी नियमित जनगणना। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि नियमित जनगणना कब की गई, तो याद रखना 1881 में शुरू हुआ और तब से रेगुलर चल रहा है। आ रहा है समझ में? मुझे लग रहा कोई डाउट है, एकदम पूरा क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में गैर तुल्यकालिक जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 में रिपन के काल में हुआ था, जिसे कहते हैं तुल्यकालिक जनगणना या फिर उसे कहते हैं नियमित जनगणना। और 10 वर्षों तक हुआ, 10 वर्षीय जनगणना, जिसका अगर पूछे कि महायुक्त क्या बोलते हैं जनगणना आयुक्त कौन था, महापंजीयक जनगणना आयुक्त कौन था, WC प्लाउडेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई डाउट, कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं आगे चला जाए। हाँ, एक मिनट रोक दीजिए ताकि मिटा दूँ। चलिए तो 1881 तक देख लिया। 1881 में रिपन, सब कुछ क्लियर है पूरा। चलिए 1881 के बाद क्या होता है, एक बात और, 1881 की जनगणना की खास बातें हैं। जनगणना तो हुआ, लेकिन खास एक सलाह दी गई, हिदायत दी गई इसे कि जनगणना में शामिल कुछ भाग को नहीं करना है। अब किसे शामिल नहीं करना, तो याद रखना जम्मू कश्मीर का एक अलग शुरू से इतिहास रहा है, तो अलग इतिहास होने के कारण जम्मू कश्मीर को जनगणना में साइलेंट कर दीजिए, जम्मू कश्मीर को जनगणना में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद देखिए तो आपको बता दूं
और पुर्तगीज, चलिए तो पुर्तगीज को शामिल नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे पूछे कि 1881 की जनगणना जो रिपन के द्वारा किया गया था उसमें किसे किसे शामिल नहीं किया गया था, आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर को, फ्रेंच को और पुर्तगीज को। इसके अलावा भी है, बलूचिस्तान को शामिल नहीं किया गया था, इसके अलावा देख लीजिए सिक्किम को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो उसको भी हम जब जब शामिल किया हम देख लेंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो 1881 की जनगणना हमारा कंप्लीट। 1881 के बाद देखा गया तो 1881 के बाद अब तो चूंकि 10 साल पे जनगणना होगी, तो 10 साल पे जनगणना होती है। 1881 के बाद कब 10 साल पे बताइए? 1891 कंप्लीट है। तो अब हुआ क्या कि 1891 में जनगणना होने वाली थी, उसी समय देखिए ठीक है सब कुछ। 1887 में क्या हुआ, 1887 में क्या हुआ कि एक डेट आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को क्या हुआ, जब विश्व की जनसंख्या, चूंकि देखिए अब रिपोर्ट पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि कब कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, स्टैटिक्स का प्रयोग करके। स्टैटिक्स का गणित बहुत बेहतर है। आप अगर देखें तो बीपीएससी अगर आप देते हैं तो बीपीएससी के मेंस में एक पेपर होता है स्टैटिक्स का, मेंस में बहुत खास इसका हिस्सा, ठीक है। आप भी देखिए तो स्टैटिक्स का प्रयोग आपके सीसेट में भी होगा, ठीक है। तो स्टैटिक्स का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। तो 1887 में विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई को 5 अरब से ज़्यादा हो गई, 5 अरब से ज़्यादा हो गई। अब 5 अरब से जब इसकी जनसंख्या ज़्यादा हुई तो फाइनली ये मतलब विश्व में हर्षोल्लास का समय था, ठीक है। चूँकि एक मतलब तय हुआ कि अच्छा इतनी जनसंख्या विश्व की हो गई, इसीलिए आपको याद रखना कब 1887 में, इसीलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। नहीं समझे, कोई डाउट है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, सब जवाब देते हैं 11 जुलाई, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी, 5 अरब से अधिक। कोई डाउट है? अब 1891 में जो जनगणना हुई, तो 1891 में जैसे जनगणना होती, चूँकि 10 साल पर जनगणना हो रही है, तो जैसे ही जनगणना होती वैसे ही जनगणना होती, लेकिन जनगणना में आपको याद रखना कुछ जगह जैसे वर्मा, बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान को शामिल किया 1901 में, ठीक है। हाँ, तो वर्मा बता दूँ, उसको तो आपको याद रखना है, वर्मा हो गया। उसके बाद सिक्किम और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पूरा यहाँ शामिल नहीं किया गया था जम्मू कश्मीर को, ठीक है, और यहाँ शामिल किया गया। तो बर्मा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर को 1891 की जनगणना में शामिल किया गया। फ्रेंच को बता दूं और पुर्तगीज को कभी भी शामिल नहीं किया क्योंकि वो भारत के हिस्सा नहीं थे। अरे समझ में? तो क्वेश्चन पूछे कि अगर क्वेश्चन पूछे कि जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था कब, तो 1881 में। शामिल कब कर लिया गया? 1891 में। कोई डाउट है क्या? 1891 में जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया तो उस समय अगर देखा जाए ठीक से तो बर्मा को और सिक्किम को भी शामिल किया गया था। तो जनगणना तो जैसी होती वैसी हुई, लेकिन 1891 में खास बात है क्या, तो जम्मू कश्मीर, बर्मा और सिक्किम को क्या कर लिया गया? शामिल। समस्या है क्या? मुझे लग रहा है किसी पर कोई डाउट नहीं, पक्का याद रखना। इसमें किसी को जो नाम है शामिल नहीं किया गया था और इसमें से जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया 1891 में जनगणना में। तो जनगणना जैसी बात है 1891 में रिपोर्ट आई। 1891 के बाद अगर कहें तो 1891 के बाद 1901 में, 1901 में जो जनगणना हुई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप यूपीएससी के लेवल का तैयारी करें या फिर किसी लेवल का तैयारी, मुझे लगता है कि कोई बंदा किसी तैयारी के लिए नहीं बना है कि हाँ मुझे इसी लेवल का तैयारी, ये चीज़ मेरे से नहीं होगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही तो आपका लेवल वही है। आप अगर आराम से बैठे हुए सामने और मेरी क्लास को आप देख पा रहे हैं, अगर मेरी क्लास को आप समझ पा रहे हैं, तो आप समझिए कि हाँ जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का है तो यूपीएससी की आप तैयारी ठीक से कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें तो ही है। और किसी बात को समझने के लिए कुछ नया बात नहीं होना चाहिए, आपको वर्ड आना चाहिए, वो वर्ड से चीज़ें समझ आ रहे हैं। तो चलिए 1901 में जब जनगणना होती तो फाइनल बात हुई 1901 में। आपको बता दूं 2001 में एक मूवी आई थी, वो मूवी बहुत ज़बरदस्त मूवी थी जिसे कहते हैं गदर। देखें गदर, गदर एक प्रेम कथा, वाह पुराना, ठीक है। तो गदर बहुत ज़बरदस्त मूवी है। तो 2001 में आई थी, उसी से रिलेट करके देख लीजिए 1901, ठीक है। तो गदर पाकिस्तान में बेस्ड थी, तो पाकिस्तान का जितना हिस्सा है सब 1901 की जनगणना में गिना गया था, ऐसे याद कर लीजिए। पाकिस्तान के हिस्सा और अंडमान निकोबार। तो पाकिस्तान के हिस्सा कौन है? बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कब गिना गया? 1901 में। अच्छा, और कश्मीर इसमें आया है, तो कश्मीर का सुदूर क्षेत्र, कश्मीर का सुदूर क्षेत्र मतलब कश्मीर के पास वाला दूर का क्षेत्र भारत की जनगणना में आया। उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो उसके बाद अंडमान निकोबार, मतलब पहला बार द्वीप समूह भी जनगणना में शामिल किया गया, अंडमान निकोबार, ठीक है। पर आप जानते हैं पहला ऐसा आइलैंड है भारत का जो सबसे बड़ा है, जानते हैं, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो आप समझें इस बात को, समझे। तो 1901 की जनगणना में क्या खास बात है? तो 1901 की एग्जाम में सवाल यहाँ से बनेंगे, रिफ्यूज नहीं करना। कुछ बच्चे ही विद्वान होते हैं, उन्हें पता होता है एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, खुद अपने हिसाब से पढ़ते हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता है।
ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है। जो लोग आपको पढ़ाते हैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि क्या पढ़ना है बाकी लोग देखते हैं, कैसे पढ़ाना है, क्या एग्जाम में आया है क्या नहीं, मैं बहुत रिसर्च करके पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर कहीं नहीं, इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत आराम से विश्वास करके देखिए, जैसे आप ईश्वर में आस्था करते हैं उसी प्रकार यहाँ की पढ़ाई में आस्था कीजिए, ठीक है। आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो 1901 की जनगणना में बलूचिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के सुदूर क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि किस जनगणना में सबसे पहले द्वीप समूह को भी शामिल किया गया? तो 1901 की जनगणना में आ रहा समझ में। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जम्मू कश्मीर को शामिल कब किया गया? तो याद रखना पहली बार 1881 में, तो उसमें नहीं था, तो 1891 में हुआ था। बात सिंपल है, कोई डाउट है क्या? नहीं। बर्मा को कब शामिल किया गया? तो जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। हाँ, सिक्किम को कब शामिल किया गया? जब जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। बात पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीट है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं 1901 तक, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या 1901 के बाद जनगणना कब हुई? 1911 में। 1911 में जनगणना वही नॉर्मल जनगणना रही, अरे समझ में। उसके बाद बात करें, आप जानते भी कि लॉर्ड 1911 में हार्डिंग महोदय आए थे भारत में, अरे समझ में। तो 1911 के बाद 1921 इसके बाद भी तो जनगणना होगी, ठीक है। कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है? नहीं, यहाँ तक आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट कर। 1911 में कुछ खास हुआ नहीं तो 1911 को हम शॉर्ट में लिखते हैं 1911, ठीक है। इसके बाद 1921, उसके बाद 1931, हाँ उसके बाद 1941, उसके बाद 1951, एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ जरूर 1921 से, 1911 में कोई खास जनगणना हुई नहीं। 1921 की अगर जनगणना की बात करें तो देखिए हुआ क्या कि 1911-1921 के बीच में एक महामारी है जिसे कहते हैं फ्लू। 1918 में कौन सी महामारी आई? फ्लू। समझिए इस बात को। अब एक बात और समझना है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा गिरी, इसका भी रीजन था। मैं आपको रीजन बताऊं, थोड़ा सा समझें इस बात को। अभी तक आप देख रहे हैं शुरू से 1824 से हमने देखना चालू किया और जनसंख्या लगातार क्या हो रही? बढ़ रही है। यहाँ तो देखिए गर्दा उड़ा दिया लोगों ने, 5 मिलियन पहुँचा दिया, ठीक है। अब समझिए 5 मिलियन पहुँचा दिया, ऐसे देख लीजिए यहाँ तक आइए तो जनसंख्या एकदम सटक सटक पहुँच रहा है, बढ़ रहा है। अब हो क्या रहा है? सन 1918 में आपको कोई भी पता हो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें आपको समझना है कि आपको भी पता हो कि महात्मा गांधी को कहा गया कि अगर आप भारतीय सैनिक भेजते हैं तो भारतीय सैनिक अगर भेजेंगे आप तो हम देश को आज़ाद कर देंगे। याद है आपको? जिस कारण से महात्मा गांधी ने भारतीय सैनिक भेज दिया, चूंकि अंग्रेज के बारे में जानते नहीं थे, इसीलिए सैनिक भर्ती करने वाला सर्जेंट पे महात्मा गांधी का नाम दिया गया था। याद है चीज़ें, ठीक है। तो आप वहाँ से थोड़ा रेट कीजिए तो उसमें भारतीय मारे जाएंगे, तो एक तो जनसंख्या वहाँ से कमी। दूसरी बात फ्लू हुई, वहाँ से जनसंख्या कमी। तो फ्लू होने के बाद तीसरा अंग्रेज की शोषण नीति इतना ज़्यादा था, मेडिकल स्थिति इतना खराब था इंडिया में, जिस कारण लोगों की मृत्यु हुई। तो 1918 में लगभग कहा जाता है कि भारत में 12 मिलियन लोग की डेथ हो गई फ्लू के कारण। ये फ्लू जो होते हैं वायरस से होते हैं, तो वायरस वो DNA वायरस से होते हैं। तो 12 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। 12 मिलियन समझ रहे हैं? 1,20,00,000 लोग, इतने लोग डेथ किए। और आपको बता दूं कि भारत की आज़ादी के समय लगभग 33 करोड़ जनसंख्या थी। सोचिए अभी कितना कम रहा होगा। उस स्थिति में 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ समझिए 1.5 करोड़ लोग की लगभग हत्या हो गई, ठीक है, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट हमेशा कम होता है। तो 1.5 करोड़ लोग मारे गए, हत्या नहीं, 1.5 करोड़ लोग डेथ कर गए इस फ्लू बीमारी से। तो जनसंख्या तो पूरा कम। दूसरा बात है कि फ्लू, अभी तो चलिए हम लोग डेवलप है थोड़ा सा, तो हम समझ रहे हैं चीज़ें, हम लोग आज समझते हैं। उस समय मान लीजिए कि माता मैया या फिर कोई बीमारी, किस टाइप की बीमारी होगी, तो उसमें अलग प्रकार का चिकित्सा, मतलब पानी ले लिया गया, पानी को जलाया गया, पूरा 1 लीटर पानी को 100 ग्राम पानी में बदला गया, फिर वो पिलाया जाता था, खाना नहीं दिया जाता। इससे भी कई लोग मर जाते, तो लोग कहते थे नहीं बीमारी से मरा है। सब कुछ अशिक्षा हद पार था उस समय, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इतने लोग मारे गए। उस समय ये भी एक नीति, मतलब लोगों ने बताया कि उस समय चीज़ें क्या थी कि इतनी अशिक्षा थी कि लोग फ्लू के कारण टच नहीं करते थे एक दूसरे के। आज जब बताइए, जब टच नहीं करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगा क्या? समझ से नहीं, ऑनलाइन सिस्टम है नहीं इसमें, तो जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं। अभी कोरोना के टाइम पे देखिए, कोरोना के टाइम, हालांकि देखिए अभी तो लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, अभी भी जनसंख्या बढ़ा दी है। कपिल शर्मा को देखिए, उसी का ध्यान मेरे बार बार दिमाग में आता है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ गया। अभी कोरोना में बहुत जनसंख्या बढ़ा है, पॉपुलेशन ग्रोथ खूब है कोरोना में, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए थे और घर पे करे क्या, ठीक है। तो समझिए जनसंख्या बढ़ा। तब समझिए 1918 में जनसंख्या इतना कमा कि अभी तक जनसंख्या बढ़ रही थी। पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे कर दीजिए। 1918 में लोग की डेथ हुई, लोग लगातार फ्लू से प्रभावित हैं और टच सिस्टम खत्म। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है। 2 गज की दूरी, उसमें लगता है कई गज की दूरी थी, ठीक है। अब 52 गज का दूरी था। अब इतना दूरी, जनसंख्या बढ़ा नहीं, तो पहली बार जनसंख्या, जो पॉपुलेशन ग्रोथ इतना डाउन हुआ, माइनस में चल गया, -0.31% ग्रोथ, याद रखिएगा।
ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर कड़कड़ा के जनसंख्या बढ़ा है, गर्दा उड़ा के जनसंख्या बढ़ा है। तो इसके बाद जनसंख्या बढ़ा, इसके पहले भी जनसंख्या बढ़ा, लेकिन इस समय आप कहें तो 2011 से 2021 का जब सेंसस आया तो उसमें जनसंख्या काफ़ी लो था, गिरा हुआ जनसंख्या। इसकी ऐसा जनसंख्या आज तक गिरा हुआ कभी नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। इसीलिए ये जो लाइन 1921 का जो टाइम है, इसे कहा गया महान विभाजक काल, महान विभाजक रेखा या महान विभाजक काल, हाँ, ग्रेट डिवाइडर टाइम। तो बोलिए इसे क्या कहा जाता है? महान विभाजक काल या रेखा। तो एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, तो कई बार आपको क्वेश्चन दिखा हुआ पूछा हुआ मिल जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से अगर वनडे आप एग्जाम देते हो तो मैं जो क्वेश्चन बोल देता हूँ वही आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन पहला आता है कि भारत में प्रथम जनगणना मेयो ने करवाया 1872 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार नियमित जनगणना कराने का शुरुआत तो 1881 में रिपन ने, उस समय महायुक्त कौन था? जनगणना WC प्लाउडेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महान विभाजक काल क्या है? तो महान विभाजक काल 1921 है। अगर पूरा समय दे तो 1911 से 2021। क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 अरब जनसंख्या पूर्व गई थी। बात कंप्लीट 1887 से। पॉइंट कंप्लीट है, कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब आगे देखिए, तो 1921 के बाद अगर देखें तो 1921 के बाद फिर जनसंख्या बढ़ने लगी और 1931 में चूंकि इफेक्ट तो बहुत खराब था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण में जनसंख्या घटी थी, तो कई रीजन थे जनसंख्या घटने के। तो 1931 में चूंकि अब देखिए अब चीज़ें ठीक ठाक हो रही है, अब भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं। आपको पता होगा कि 1930 में सबनम आंदोलन हुआ था, ठीक है, और 1931 में गांधी इम्पैक्ट सबनम आंदोलन को कुचल दिया गया था, दबा दिया गया था, चूंकि गांधी जी ने वापस ले लिया था, कुचला नहीं गया था, इसे वापस ले लिए थे गांधी जी ने। तो 1931 में आप जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी, स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है। हालांकि गांधी जी इसी मुद्दा पर बात करने गए थे, भगत सिंह के फांसी के मुद्दे पर बात करने, लेकिन बात कर नहीं पाए। हालांकि गांधी जी एक बार बोले भी तो इरविन ने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था उस समय। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पूरा कहानी पर बात करेंगे इस पर। तो 1931 में क्या हुआ? प्रथम बार चूंकि जितने भी अछूत हैं, जितने भी दलित हैं, जितनी भी जातिगत समस्या है, उसे भी सुविधा मिले, क्योंकि इससे पहले जितना भी जनरली जनगणना हुआ था वो अंग्रेजों ने कराया था, ठीक है। तो शोषण करना चाहते थे और पहला बार स्वराज शासन, इस टाइप के शासन लाने की प्रयास भारतीय कर रहे थे, ठीक है। 1915 से ही अगर देखा जाए तो स्वराज लाने की बात किया जा रहा है। 1907 में सूरत का विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन। उसके बाद 1915 से स्वराज की बात हो रही है, लगातार स्थिति ठीक ठाक हो रही है। तो 1931 में पहली बार चाहने की चूंकि स्थिति अच्छी हो भारत की, तो भारत गांव में बसता है और गांव में विभाजन है जाति का, तो जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है, संसाधन का आवंटन होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए सन 1931 में याद रखना है जातिगत क्या किया गया? जनगणना किया गया। तो हालांकि जातिगत जनगणना इसे हम कहते हैं SECC, मतलब सोशल इकोनॉमिकल कास्टिज्म सेंसस, मतलब सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 1931 में किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से सवाल बनेंगे तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रोक दीजिए, ठीक है। तो 1931 में जातिगत जनगणना हुई, जिसे सोशल इकोनॉमिकल कास्टिज्म सेंसस कहते हैं। इसलिए किया गया कि जितने भी देखिए जाति की जो स्थिति है वो बेहतर है कि बदतर है, ये देखा जाए। उसका जाति की स्थिति, क्योंकि जाति भारत गांव में बसता है, गांव में जातिगत विभाजन है, तो जाति को अगर देखा जाए तो आज भी कोर्ट में जाति को कहीं का आरक्षण मिल रही है। और कहीं ना कहीं शुरू से ही जो उच्च वर्ण के लोग हैं, उच्च जाति के लोग हैं, निम्न जाति के लोग को दबा के रखे हैं, जिसके कारण उन्हें ना तो संसाधन मिल पाता है। तो इसका उद्देश्य मेन टारगेट जातिगत जनगणना का टारगेट यही है। टारगेट क्या है? तो टारगेट यही कि जितने भी निम्न जाति के लोग हैं उन्हें संसाधन मिल सके और फिर जो उच्च जाति के लोग उसके बराबरी कर सके। क्योंकि हम लोग जनरली जिस देश में रहते हैं उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस समाजवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवाद का मतलब है कि समाज में रहने वाले सभी लोग बराबर हो, सब बराबर। तो बराबर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण देना पड़ेगा। इसके साथ जो लोग आरक्षण के विरोधी, एक बार शुद्रा द राइजिंग स्टार मूवी देख लीजिए, आपको स्थिति समझ में आएगी। आरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको मानसिकता ठीक हो, अगर आप में दया की भावना होगी तो आपको समझ में आएगा आरक्षण बहुत जरूरी है, ठीक है। तब देखते हैं इस बात को। अब देखिए, चूंकि समझ रहे इस बात को, तो टारगेट आरक्षण मिले, उसका समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं उसे कुछ ना कुछ छूट मिले, सरकार के अनुसार राहत मिले, और ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए। जैसे जाति अगर पता हो जाए कि SC इतने, ST इतने, ऐसे भी बहुत ऐसे स्थान है अभी जहाँ SC ST नहीं है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं अगले क्लास में बताऊंगा। ऐसे स्थान भी जहाँ SC ST नहीं है, तो वहाँ इस प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है नहीं। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना से ये पता चलता है कि हाँ कितने % संसाधन का समुचित आवंटन होना चाहिए। आपको बता दूँ 1931 में जातिगत जनगणना, उसके बाद जातिगत जनगणना समाप्त हो गई, और जातिगत जनगणना फिर हुई 2011 में। किस डेट को? तो याद रखना, 29 जून 2011 को। कहाँ हुई? तो त्रिपुरा के पश्चिमी क्षेत्र है, और पश्चिमी क्षेत्र में याद रखना संखोली एक जगह है,
एक गांव है, इसी जगह पर अभी जातिगत जनगणना हुई। लेकिन 2011 में खास क्या है कि चूंकि शिक्षक हमारे क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, लेकिन 2011 के जनगणना में एनजीओ वालों को जनगणना सौंप दिया गया, जिसे अनुभव नहीं था, नॉन स्किल की वजह से, नॉन एक्सपीरियंस की वजह से वो जनगणना का सही रिपोर्ट नहीं दे पाए, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट नहीं दे पाए, इसलिए 2011 के जनगणना में जातिगत जनगणना शामिल नहीं है। ठीक है, आ रहा समझिए इस बात को। और चूंकि केंद्र सरकार ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी तो ये जितने भी समाज के दबे कुचले लोगों ने फायदा मिले। ठीक है, समाज में बराबर की भावना है, सब बराबर की स्थिति आ जाए, तो जनगणना होनी चाहिए। तो 2011 में फाइनली ये हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार भी मुँह कर रही है। ऐसे राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब वो अपना पैर खींच रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी बोले हैं, तो चलिए अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि बोलिए, हाँ ओबीसी, हाँ हालांकि देखिए है मामला क्या कि SC ST की तो जनगणना हमेशा हो रही है, लेकिन ओबीसी हम लोग बात करेंगे हाँ 2011 में। तो बात है कि ओबीसी की जनगणना, ओबीसी को नहीं गिना जा रहा है। ओबीसी की भी स्थिति बहुत ऐसे, ओबीसी क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, तो ओबीसी में भी ऐसे बहुत स्थिति बदतर लोगों के जिन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, सब्सिडी की आवश्यकता है, सुरक्षा के मतलब किसी प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें जनगणना में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो फाइनल यही है कि चलिए अब आने वाला समय में जातिगत जनगणना हो, इसी पर बहस चल रही है। पॉइंट कंप्लीट है हमारा। तो चलिए 1931 में याद रखना, प्रथम बार जातिगत जनगणना हुई, तो उसके बाद फिर नहीं हुई। ठीक है, 1931 तक हुई, उसके बाद फिर नहीं हुई। क्वेश्चन पूछे कि कब प्रथम बार जातिगत जनगणना हुई, तो 1931 में। कब तक, तो 1931 में। ठीक है, 2011 का रिपोर्ट ही नहीं आया तो इसे नहीं माना जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो जनगणना भी जो फाइनली होगी वो अब रिपोर्ट गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए अब डिजिटल जनगणना हो रही है। मिटाओ इसे। तो 1931 में होगी। अब थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि 1931 हम कंप्लीट कर लिए, और 1931 के बाद इस सब का आंकड़ा हम अगले क्लास में देखेंगे कि SC कितने, ST कितने, सबको देखेंगे हम लोग। अब उसके बाद 1941 और उसके बाद 1950, 1951 है ना, 1951। अगर देखिए तो 1941 में कोई खास बात नहीं, जैसे जनगणना हुई वैसे ही हुई, लेकिन होता क्या आपको पता है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो देश आज़ाद हो गया तो नीति तो चेंज होगी। और 1948 में इसीलिए, चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जनसंख्या जो पाकिस्तान में पलायन कर गई, बहुत सारी जनसंख्या बांग्लादेश में चली गई। ठीक है, समझिए, तो चूंकि बांग्लादेश तो था ही, लेकिन पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में जनसंख्या में गड़बड़ी हुई, नागरिकता के नियम बने, और उसी समय चूंकि संविधान बना था, तो उसी समय 1948 में एक आयोग का गठन हुआ, जिसे कहते हैं जनगणना विभाग। चूंकि 1948 में आपको पता है अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था, और वहाँ गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत उस समय गृह मंत्री कौन हुआ करते, तो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, याद रखना, गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री को कहा जाता है। हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे समझ में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगुवाई में, लिख लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उनके अगुवाई में क्या हुआ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही जनगणना विभाग का गठन हुआ। अब जनगणना विभाग का गठन पूछेगा कब हुआ, तो याद रखना 1948 के जनसंख्या एक्ट के अंतर्गत, जनगणना एक्ट के अंतर्गत। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 के जनगणना एक्ट के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन हाँ जनगणना विभाग की स्थापना की गई, जिसका जो सबसे हाई पोस्ट होता है, उच्च पद बनाया गया। तो उच्च पद वही बनाया गया जो 1881 में था, जिसे क्या कहते हैं, महापंजक मोसेरा भाई, महापंजक एवं जनगणना आयुक्त, अंग्रेजी में रजिस्ट्रार्ड एवं सेंसस कमिश्नर। ठीक है, बनाया गया 1948 में। हालांकि 1951 में उभर के आए, इनका पूरा नाम था R.A. गोस्वामी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बार जो जनगणना 1951 में प्रथम बार, इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो R.A. महागोस्वामी। ठीक है, तुलसी गोस्वामी नाम सुने हैं ना, उसी से R.A. गोस्वामी याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं इसमें, कंप्लीट है पूरा। तो चलिए 1948 की एक्ट के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने क्या जनगणना विभाग बनाया। उसके बाद बात है कि इसका चर्चा 1950 में, जब देखिए 1950 में दो बातें हुई। 1950 में एक तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, संविधान क्या हुआ लागू, समझना है, संविधान लागू हुआ। और एक बात 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ। योजनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय के प्रमुख होते हैं गृह मंत्री, उसी प्रकार योजनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके साथ एक होता है ग्राम विकास मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय। ठीक है, तो ग्राम विकास मंत्रालय के प्रमुख होते हैं ग्राम विकास मंत्री। अरे समझ में, तो ये जितने हैं प्रॉपर समझिए बहुत ध्यान से, ये जितने हैं। ठीक है, तो 1950 में तो ए बना। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग, उसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, 1950 में बन के आया, ग्राम विकास मंत्री 1950 में ही बना। और संविधान लागू हुआ, और संविधान के याद रखना है, जैसे संविधान में अनुसूची 12 अनुसूची है, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है मूल संविधान में कितने अनुसूची, 8, और वर्तमान में 12 अनुसूची। तो आपको बता दूं इसमें से 7वें अनुसूची जो है, 7वां
अनुसूची जो है, इस 7वें अनुसूची में बहुत सारे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। उसमें जो 69वां सीरियल नंबर है उसमें 246 आर्टिकल का चर्चा है, और 246 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है क्या नाम है, क्या पढ़े हम, जनगणना। जनगणना वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची किसे कहते हैं? देखिए 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची कहते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची जिसे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची जिसमें दोनों कानून बना सकती है। तो संघ सूची का विषय है मतलब केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, केंद्र सरकार ही क्रियान्वयन करेगी। तो केंद्र सरकार सारा काम करेगी, इसका मतलब है जनगणना कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना करने का अधिकार किसका? केंद्र सरकार का। किसके अनुसार? आर्टिकल 246 के अनुसार। किस क्रम संख्या के अनुसार? 69। और कौन सा अनुसूची में? 7 अनुसूची में इस बात की चर्चा है। कहीं कोई डाउट नहीं? पक्का पूरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जनगणना करने का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसका नाम क्या है? महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। समय कम होता है इसलिए थोड़ा सा स्पीड करना पड़ा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत? सारा बात मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं जो बता रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें जितना मैंने बता दिया आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, कई जगह से कलेक्ट करके, कई एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से कलेक्ट करके दिया गया है। तो आप अगर प्रॉपर क्लास कर ले तो आपको किसी प्रकार का सेट अगर मार लेते तो आपका प्रैक्टिस है, लेकिन किसी प्रकार का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप नहीं भी देखते तो वही काम चल जाएगा, क्योंकि सारा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देख लेते पूरा एनसीईआरटी भी कवर किया जा रहा है, मतलब सब कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ फंसिंग है। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट है पूरा। अब इसके बाद इसी के आधार पर 1951 में पहली बार किया गया स्वतंत्र भारत में प्रथम बार जनगणना। तो हम टॉपिक क्या देखे थे? भारत में जनगणना, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद। तो 1951 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे यहाँ से? स्वतंत्रता के बाद। तो क्या 1951, उसके बाद 1961, उसके बाद 1971, उसके बाद 1981, उसके बाद 1991, उसके बाद 2001, उसके बाद 2011। ये जनगणना का मामला होगा। इसमें बहुत डिटेल से कोई बातें नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बता दो कितना हो गया टाइम? 1 घंटा पक्का क्रॉस हो रहा है? चलिए, तो इतना पॉइंट कंप्लीट है। अब हम बहुत खास बातें बता दें कि जैसे देखिए एक छोटी सी बात है, 2 मिनट की बातें हैं कि जैसे जनगणना की बात करें तो जनगणना फाइनली क्या हुआ कि जनगणना एक टाइम पे, याद है आपको, 1921 में जनसंख्या बहुत घट गई थी। ठीक है, जिसे हमने कहा था क्या कहा था हमने? महान विभाजक काल। उसी प्रकार देखिए तो जनसंख्या इधर फिर बढ़ना चालू हो जाएगी, और जनगणना फिर बढ़ना चालू होगी 1961 में। आपको पता है 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था। ठीक है, उसमें पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उसी समय 1961 से 71 के बीच में फाइनल इसी समय इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी, इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। इसी के बाद तो इंदिरा गांधी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ा था। तो 1971 में इतना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी, इतनी तेज़ी से कि विस्फोट होने लगा। इसे कहते हैं महान विस्फोटक काल। महान विस्फोटक काल। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महान विभाजक काल और महान विस्फोटक काल। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कब? तो याद रखना 1961 से 71। लेकिन अगर एक्यूरेट आपसे पूछे तो जैसे उसमें 1911 से 1921 था तो 21 में टिक मारना था, वैसे 1961 से 71 में टिक मारना है। तो 1971 में महान विस्फोटक काल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें जनसंख्या पता है कितना? जनसंख्या ग्रोथ रेट कितना था? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 24%, बहुत ज़्यादा। आज समझ में, अगर 11% से ज़्यादा ग्रोथ रेट हो तो स्थिति खराब है। 24%, कोई डाउट है क्या? नहीं। तो इतना ज़्यादा। अब हम लोग अगले क्लास में इतना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिए, अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है, और अगले क्लास में हम लोग फाइनल लेसन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत कोशिश करें जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि अच्छे कंटेंट देने के लिए समय की आवश्यकता होती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे, आप समय देंगे जितना समय चाहिए, और समय बचाने के चक्कर में समय कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में इसी ऊर्जा, इसी उमंग, इसी एहसास के साथ एक